डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात की थी, जिसमें फर्स्ट 2 पोस्टुलेट्स की चर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। पोस्टुलेट थर्ड की बात करेंगे। इसमें पोस्टुलेट की बात करने से पहले देखते हैं कि बोर ने जो सेकंड पोस्टुलेट की अपने बात की थी, उसमें अपनी KLMN सेल या ऑर्बिट की बात की थी। वो KLMN सेल, जिसको के सेल जो सबसे नाभिक के नज़दीक होता है, मैंने आपको बताया था, तो उसको फर्स्ट सेल बोलते हैं। उसके बाहर जो सेल होता है उसको सेकंड सेल बोलते हैं या एल सेल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड होता है उसको एम सेल बोलते हैं, या उसके बाद जो फोर्थ सेल होता है उसको एन सेल बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, आपको पता ही है परमाणु की सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फर्स्ट सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक स्पॉट दिखा रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकेंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसा आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। द मेन पोस्टुलेट, इन 2 की चर्चा की थी अपन ने। थर्ड है, एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have only certain definite or discrete values of energy and not just any value. इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं जिनकी निश्चित ऊर्जा होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी होती है। क्वांटीकृत करने का मतलब भी यही होता है, इनकी अपनी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वांटम की जो कंसेप्ट है, फोटोन की जो कंसेप्ट है, तो दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा को क्वांटीकृत किया जा सकता है। ये नहीं है कि उसकी एनर्जी अधर जूल में है कि कम भी है ज़्यादा भी नहीं। जिस पाथवे में, जिस ऑर्बिट में वो घूमेंगे उसकी एक निश्चित ऊर्जा होगी। नेक्स्ट फोर्थ इसका जो पोस्टुलेट है उसमें है, also the angular momentum on an electron in an atom can have certain definite or discrete values and not just any value. जिस तरीके से ऊर्जा को क्वांटीकृत करने की बात करते हैं, वैसे हम ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होता है, उसको भी क्वांटीकृत किया जा सकता है, उसकी भी निश्चित वैल्यूज होती हैं। द परमिशिबल वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जिसको अपन mvr = nh/2π के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। This is expressed by saying that angular momentum of the electron is an integral multiple of h/2π. इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि mvr, जिसको अपन कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो h/2π, एच प्लांक कांस्टेंट भाई आप जानते ही हैं, तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल पूर्ण गुणांक होता है। फिर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, कोणीय वेग ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस। h इज द प्लांक्स कांस्टेंट, h प्लांक कांस्टेंट है, एंड n इज एन इंटीजर। n क्या है? एक इंटीजर है जिसका मान 1 2 3 4 ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। दिस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी आउट ऑफ h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π एटसेट्रा। गुणांक में, पूर्णांक में 1 2 3 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगा। दिस मीन्स दैट द लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑल्सो क्वांटाइज्ड। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहती है कि किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है उसको भी क्वांटीकृत किया जा सकता है। 5वां है, इन देयर लोवेस्ट normal energy state, electrons keep on revolving in their
respective orbits without losing energy, because energy can neither be lost nor be gained continuously. This state of atom is called normal or ground state. यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इससे पहले की कंसेप्ट में नहीं बताई गई थी कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग इन दैट रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉट गेन बाय कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन के द्वारा सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं हो। दिस स्टेट एटम इज कॉल्ड नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। यदि नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो सतत रूप से एनर्जी मान लीजिए यूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसको एनर्जी घट रही है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, अट्रैक्शन का एनर्जी वैसे ही घटती है, वो पास आते 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 पूरा का पूरा एटम कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ये कह रहा है ग्राउंड स्टेट जिसमें कंटिन्यूसली लॉस नहीं करता। इसकी पांचवी पोस्टुलेट हो गई। के बाद इसकी है सिक्स्थ पोस्टुलेट, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर। व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू एन एटम इन एन रिएक्शन एक्सेट्रा, एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम may jump from normal energy level ground state to some higher energy level by absorbing a definite amount of energy. Energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one orbit to the other. ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर जाता है, और ऊर्जा स्तर डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है। व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू एन एटम इन एन रिएक्शन एक्सेट्रा, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में जंप फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट की जो अपन पिछली पोस्टुलेट में बात की थी, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, टू सम हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग ए डेफिनेट अमाउंट, कुछ निश्चित ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके अगले में जाता है। दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, तो उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सिंस द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट, it starts jumping back to the lower energy level by emitting energy in the form of light of suitable frequency for the ये वापस थोड़े ही समय में वापस बैक आ जाएगा और ऊर्जा का सर्जन करेगा लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और लाइट रेडिएशन के रूप में एनर्जी को इमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। The amount of energy emitted or absorbed in given by the difference of energy delta E of the two energy levels constant, अर्थात delta E equal to E2 minus E1। ग्राउंड स्टेट में तो उसको E1 मान लेते हैं, एक्साइटेशन में E2 मान लेते हैं, उसका एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E2 माइनस E1 फिक्स होगा। वो E2 से E1 में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और E1 से E2 में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। वी कैन स्टेट दैट फॉर द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन हैज टू जंप एंड नॉट टू फ्लो फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर, तो दूसरे में ऐसे एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। जब वो जंप करेगा तभी एनर्जी का फ्लो होगा। वी कैन स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन जंप एंड नॉट टू फ्लो फ्रॉम वन अदर। ये इसकी पोस्टुलेट्स हैं, वैसे 6 पोस्टुलेट्स हैं, वो अच्छे से आपने पहले भी पढ़ा होगा और अब अच्छे से फिर लर्न कर लेना। इजी थिंग्स। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ नंबर 1, inability to explain line spectra of multi-electron atoms. Bohr's theory could explain line spectra of hydrogen atom and hydrogen-like particles containing single electron only. However, failed to explain the line spectra of multi-electron atoms. केवल हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, मीन्स हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अपन ने हीलियम ले लिया,
हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो He+ आयन बन गया, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। Li2+, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उनमें से अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रा को तो बोर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो भी लाइन स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, उसके बारे में बोर मॉडल साइलेंट है। स्पेक्ट्रा क्या होता है आपको पता होगा, कोई भी मैटर होता है, कोई पदार्थ होता है, उस पर लाइट रेडिएशंस गिरती हैं, लाइट रेडिएशन डालते हैं तो लाइट रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। लाइट रेडिएशन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है और पदार्थ में भी होता है। ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एंड ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ओके, इसलिए सभी जो कोई भी पदार्थ है उसमें पार्टिकल्स होते ही हैं, तो सब में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं रेडिएशन के साथ, तो स्पेक्ट्रा बनता है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा, बाकी डिटेल स्पेक्ट्रोस्कोप में पढ़ेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रा यदि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए तो बोर मॉडल एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन यदि उसमें ज़्यादा होते हैं तो बोर मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेकंड लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है इसकी स्प्लिटिंग होती है, ज़्यादा लाइन दिखाई देती है, उसको जिमॉन इफेक्ट कहते हैं। इसको भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क स्टडी के लिए स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसकी लाइंस डिवाइड हो जाती हैं और आगे संख्या बढ़ जाती है, तो वो स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। इसकी भी जो बोर मॉडल है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। इफ द सोर्स emitting the radiation is placed in a magnetic field or in an electric field, it is observed that each spectral line splits up into a number of lines. This cannot be explained by Bohr model. The splitting, spelling गलत हो गई, गलत हो गया। The splitting of spectral lines in the magnetic field is called Zeeman effect, while the splitting of spectral lines in the electric field is called Stark effect. That's I explained before. Bohr's model of atom could not explain this splitting, so explain नहीं कर। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट में थर्ड इसकी लिमिटेशन, कमी, डिफेक्ट, शॉर्टकमिंग। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3-dimensional model of atom. According to Bohr model of atom, the electrons move along certain circular paths in one plane. Thus, it imagines a flat mode of atom. But now, it is well established that the atom is 3-dimensional and not flat, as suggested by Bohr. Inability to explain the 3-dimensional model of the atom. Bohr model of atom, electron move along certain circular paths in plane. Very important concept. पहले मैंने भी बताया था आपको जो पढ़ाया, तो बोर मॉडल क्या कहता है? बोर मॉडल कहता है कि सर्कुलर पाथवे में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब आपको पता होगा एक सर्कल होता है वो 2-dimensional स्ट्रक्चर होती है। यदि अपन स्फीयर की बात करते हैं तो 3-dimensional स्ट्रक्चर होती है, जैसा आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो सर्कुलर पाथवे की बात करता है, इट मीन्स बोर का जो ऑर्बिट होता है वो 2-dimensional होता है। दस इट मीन्स ए फ्लैट मोड ऑफ एटम, बट नाउ इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट द एटम इज 3-dimensional एंड नॉट फ्लैट, इज सजेस्टेड बाय बोर। सबसे बड़ी कमी थी इसकी कि 2-dimensional बात करता है, इसका ऑर्बिट होता है। आजकल जो अपन पढ़ते हैं ऑर्बिटल कक्षक, दैट इज 3-dimensional कंसेप्ट। उसमें अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन कक्षक कहते हैं। अर्थात त्रिविम में 3-dimensional स्ट्रक्चर, 3x, y, z तीनों डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो ये सबसे इसकी बड़ी शॉर्ट कमिंग थी। नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी नो दैट इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बॉन्ड शेप डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, atoms are linked to each other in particular direction and hence they possess definite shapes. Bohr model is not able to explain it. एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल्स में बंद बनते हैं,
सहसंयोजक बंद बनते हैं, आयन बंद बनते हैं। तो सहसंयोजक बंद होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और उसके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर पाए जाते हैं, दिशात्मक गुण। एक निश्चित डायरेक्शन में दूसरा परमाणु होता है। जैसे CH4 की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल भी 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ते हैं। इस बारे में बोर मॉडल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। थैंक यू। बोर मॉडल ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।